वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेरिडविन ने विल के कपड़े उतार दिए थे। फिर वो एक मैजिक सर्कल क्रिएट करने के बाद विल की कॉन्शियसनेस एक मैजिकल सर्कल में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद विल पहुंच जाता है अपने सपनों की दुनिया में। पर मेरे को लगता है कि वह पूरी तरह से अपने पास्ट में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विल एल्फी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपने बचपन वाले रूप में आ चुकी थी। साथ ही साथ उसकी नखरेबाजी अभी भी विल को परेशान कर देती है। इसी के साथ एल्फी उसका हाथ पकड़ते हुए मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जाने लगी, पर वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के पास आराम करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर एल्फी थोड़ा आगे बढ़ गई थी। इसके कुछ देर बाद उनका ये सफर शुरू होता है, पर रास्ते में एक मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया था, जो देखकर एल्फी विल को बचाने के लिए खुद उसका सामना करने लगती है। लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। साथ ही साथ धीरे धीरे वो मॉन्स्टर उसी पर भारी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से विल को ही सामने आना पड़ता है, जिसकी वजह से विल काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर एल्फी को बचाने की चाहत में उसकी विश की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, और वो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को जान से मारने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ जूलियस काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि कुछ ही देर में ब्लूम शुरू होने ही वाला है, इसलिए वो दोनों तुरंत एग्जामिनेशन हॉल की तरफ रवाना हो चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत मैजिकल टावर के अपर फ्लोर का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एल्फारिया विल की छोटी सी प्यारी सी डॉल को अपनी बाहों में भरी हुई थी, पर वो काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी। साथ ही साथ वो कुछ सोच रही होती है। फिर अब उसके मन की तरफ आते हैं, जहाँ पर कोलेट विल को सोता हुआ देखकर उससे कह रही थी, मुझे मागिया वेंडर से नफरत है। एल्विस बिना के किए गए मैजिक की वजह से विल हमेशा उसके पीछे भागता रहता है, फिर भी वह कुछ भी नहीं करती और बस टावर पर इंतजार करती रहती है, जिसकी वजह से मुझे विल पर काफी ज्यादा तरस आता है। जबकि दूसरी तरफ एल्फारिया एक केज में अपने मन में कह रही थी, मुझे पता है कि मैंने उस पर मैजिक किया था, और उस मैजिक की वजह से, मेरे किए उस कर्ज की वजह से विल घायल हुआ और उसे तकलीफ उठानी पड़ी। जब से तुम्हारे आंसू गिरे और जिससे ये सब शुरू हुआ, पर मैंने तुम्हें कितना रुलाया है। क्या मुझे इसके बजाय गुस्से में सब कुछ ऐसा कर देना चाहिए था, और क्या मुझे भाग जाना चाहिए था, पर क्या मुझे ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहिए था। जो सब याद कर लेने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी, पर एकदम से उसको विल की आवाज आती है, जो उससे कह रहा था, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद एल्फारिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। इसी के साथ यहाँ से इनका होकर विल की तरफ आ गया था, जो कुछ लिखते हुए कह रहा होता है, एल्फी मैं तुमसे नफरत नहीं करता, असल में तुम्हारे अकेले होने की वजह मैं ही हूँ। अगर मुझे किसी से नफरत करनी हो तो वो मैं ही होऊंगा, बिना किसी टैलेंट वाला विल सरफोर्ट। इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी और तुम्हारे पास पहुँचना होगा एल्फी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ और हमारा वो कीमती वादा जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हमें बैकग्राउंड में एल्फारिया की आवाज आती है, तुम ऐसी बातें करते हो और दूर होने पर भी मुझे देख कर मुस्कुराते हो, इसलिए मैंने खुद को रोका और ये सब सहा ताकि मैं हमारा वादा ना तोड़ सकूं और कह सकूं कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं, जहां पर एल्फारिया सेरेडवेन से भीख मांगते हुए कह रही थी, प्लीज सैरी नहीं शानदार प्रोफेसर सेरेडवेन, प्लीज विल को गाइड करो। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में एल्फारिया की आवाज आती है, हालांकि मैंने कई बार चुपके से तिगड़म भी की है, पर मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर कोलेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो प्रोफेसर वर्कनर से कह रही होती है, मुझे यकीन है कि फूलों से सजे सिर वाली वह मागिया वेंडर यही सोच रही है, पर प्रोफेसर वर्कनर मैं अभी विल की मदद करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर वर्कनर बताना शुरू करते हैं, इस हालात में भी मुझे हैरानी है कि तुम किसी और के बारे में कह रही हो कि उसके दिमाग में फूल भरे हैं, और जहाँ तक तुम लोगों की बात है, तुम्हें अलग अलग फैक्शन ने अपना लिया था, लेकिन अब तुम चुपके से टावर से बाहर निकल आए हो। जिसका जवाब देते हुए विग्नल बताता है, मैं भी विल को नहीं छोड़ना चाहता हूँ और मेरे लिए अपने हालात मायने नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ लिहाना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है, जिस चीज को देखते हुए शियोन कहने लगा, अरे तुम ये क्या कर रही हो और तुम अजीब हरकतें क्यों कर रही हो। ये बात सुनकर लिहाना कहती, चिंता मत करो, मैं उस फैक्शन से ऐसे भागी जैसे मेरी जान उसी पर डिपेंड हो। जो सब कह लेने के बाद वो ढमलाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगे, लेकिन समय पर आते के साथ कोलेट उसे कवर करते हुए कहती है, रुको क्या हुआ लिहाना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर उनको बताना शुरू करते हैं, वो खाना पकाने वाली, मेरा मतलब है हैमर की चुड़ैल, वो निकल पड़ी है। अगर हम सब कुछ उस पर छोड़ दे तो विल और जूलियस एकदम ठीक रहेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लिहाना काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है,
विच ऑफ द हैमर, कहीं आपका मतलब अकेडमी के 7 कहानियों वाली विच से तो नहीं है? साथ ही साथ कोलेट का भी कहना है हम इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकते प्रोफेसर वेगनर, और आप बिल को लेकर परेशान हैं। पर आप दूर रहने वाली पत्नी की तरह बार बार उस टावर पर जाते ही रहते हैं, भले ही आपको गेट से भगा दिया जाता है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर वेगनर चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा मत कहो वरना गलत फहमी पैदा हो जाएगी, और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अरे याद आ गया, जरूर ये उसी का काम होगा, मेरी वो बक बक करने वाली क्लासमेट। दूसरी तरफ कोलेट परेशान होते हुए कह रही थी हम बिल की मदद करना चाहते हैं पर कैसे करें? तभी पीछे से शियोन उसको समझाता है कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर कोलेट इसका रीजन पूछने लगी थी। शियोन की ऐसी बातों को सुनने के बाद विग्नोल उसको याद दिलाता है कि क्या तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए थे कि विल को बचाने में हमारी मदद कर सको? उसकी इस बात पर शियोन बताता है कि मैं ये पक्का करने आया था कि तुम लोग कोई फालतू काम ना करो और तुम पर नजर रखने के लिए भी। साथ ही साथ उसे बार बार कहा गया कि यह नहीं हो सकता, लेकिन देखो वह कितनी दूर आ गया है। जब मैं उसे देख भी नहीं रहा था तब भी उसने मुश्किलों से लड़ते हुए हर बाधा को पार किया। इसी वजह से हमें बस इंतजार करना है और मुझे लगता है वह इसे भी पार कर लेगा। और हाँ, अगर कोई बीच में आ गया तो वह यह नहीं दिखा पाएगा कि वह क्या कर सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विग्नो समझ गया था क्योंकि वो मेजिस के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ आ गया था जहाँ पर सारे के सारे मागे वेंडर्स आ चुके थे और वो सारे के सारे मागे वेंडर्स बीच में चल रही फाइट को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। पर एक और बात, बिल और जूलियस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। जबकि दूसरी तरफ अरमैन फाइट को देखने के बाद एक पर्सन को सेलेक्ट करते हुए कहता है एमा क्लेवर, मैं तुम्हें विंड फैक्शन में शामिल करता हूँ, जिसकी वजह से एमा का पूरा आउटफिट बदल जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डार्क फैक्शन ने माइल्स को सेलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों ने काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद उस मोस्टर्स को आखिरकार हरा ही दिया था, जिसकी वजह से फायर फैक्शन ने उन दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया था। जो सब देखने के बाद क्लैरिसेरा बताना शुरू करती है लिटिल मार्स, गोल्डन वैली, तुम दोनों को फायर फैक्शन ने सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से तुम लोग उस ओर जा सकते हो। जो सब जानने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उन दोनों की इतनी मेहनत को देखने के बाद शियोन स्माइल करते हुए बोला तो आखिरकार तुम दोनों ने कर ही दिखाया। लेकिन क्लैरिसेरा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी ठीक है, कांग्रेचुलेशन, जिन लोगों को ब्लेसिंग मिल गई है वो प्लीज अपने अपने फैक्शन की ओर रिपोर्ट करें। अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद कटरूज का कहना है अपनी गिनती बढ़ाना जरूरी तो है, लेकिन हर फैक्शन में शामिल करने के लिए रूल बहुत ढीले हैं। साथ ही साथ ये मेजिस तो अभी अकेडमी से निकले हैं। जबकि जियोथोर्सिस कह रहा था अरे बेवकूफ, तुम जानते हो कि यहाँ असली मुद्दा यह नहीं है। इस नजारे को देखने के बाद एलेनोर बताती है कि टर्मिनेलिया के इंसिडेंट के बाद हमारे स्काउट की नजरे से बच निकल गए क्रिएचर ज्यादा अडेप्टेबल हो गए हैं। हालांकि मेरी नजर में वह अभी भी एक घटिया स्पीसीज ही है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कैरियल का कहना है उनमें से हर एक ने अनजान चीजों को जाना पहचाना बना दिया है, पर मैं जानता था कि उनके लिमिटेशन तक ढकेलना अच्छा था। यहाँ तक कि ना समझ और कमजोर पक्षी भी माइग्रेंट पक्षी बनकर आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है। ऊपर की तरफ क्लैरिसेरा कह रही थी और इसी के साथ दूसरा ब्लूम भी खत्म होने ही वाला है, लेकिन वो दोनों कहाँ पर रह गए? अब उन दोनों को यहाँ पर ना देखकर वो दोनों परेशान होते हुए कह रहे थे बिल और जूलियस अभी तक नहीं आए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो देखकर कटरूज खुश होने के साथ कह रहा था इससे आगे कुछ भी करना बस समय की बर्बादी होगी। हो सकता है कि वह कोई प्लानिंग नहीं बना पाए जिसकी वजह से निराश हो गए और वह भाग गए। उसकी इस बात पर क्लैरिसेरा बताती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम ही उन्हीं के रास्ते में खड़े हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए कटरूज बताता है वो लोग इस नर्क से भागना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस टावर पर चढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है और हम यानी अपर इंस्टीट्यूट उनकी जिम्मेदारी लेंगे। अरे यार क्या बकवास है, पर मुझे उम्मीद है कि तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी लेडी अल्फारिया। लेकिन अल्फारिया तो उन दोनों के लिए प्रेयर कर रही होती है ताकि वो दोनों जल्द से जल्द यहाँ पर आ सके और वहाँ पर ऐसा ही होता है जिसकी वजह से कटरूज का चेहरा मुरझा गया था। अब उन दोनों को अपने सामने देखने के बाद विग्नोन और कोलेट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अल्फारिया खुश नजर आ रही थी जबकि इसकी वजह से कटरूज इरिटेट हो गया था। फिर वो वहाँ पर काफी सारे एक्सक्यूजेस को समन करते हुए कहता है एक मामूली लैबरेट कितने बेकार की मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? सिलेक्शन की शर्तें पिछली बार जैसे ही हैं और एक वांड के तौर पर तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सरफोट मुझे उम्मीद है कि तुमको ये मंजूर होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए विल ने अपने बीस्ट सेट सिल्वर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जबकि दूसरी तरफ जूलियस अपने मन में कहने लगा क्या वह सच में ठीक से कर पाएगा? और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह भी इसको कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं। पर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं उसको अपना मैजिक ही सौंप दूं? लेकिन अचानक से उसको किसी ने सेलेक्ट कर लिया था। अब कुछ करे बिना भी सेलेक्ट होता देखकर जूलियस काफी ज्यादा हैरान हो गया था और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अल्फारिया का होता है।
साथ ही वो उससे कहती है, जूलियस मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देती हूँ पर कोई हरकत मत करना, बस यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जूलियस को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अचानक से उसको सेलेक्ट कैसे कर लिया। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए अल्फारिया बताती है, विल को अपनी पावर्स देने के लिए शुक्रिया और तुमको उस पर विश्वास करना चाहिए, अब विल पर भरोसा रखो। ये बात जूलियस भी अच्छे से समझ चुका था, पर वो जाते हुए विल को चेतावनी देता है, अगर तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे। जिस बात पर एग्री करते हुए वो खुद को तैयार करने के साथ कहा, मेरा बस इंतजार करो एल्फी, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ से कट होकर सैरिड विन की तरफ आ गया था, जो इस नजारे को देखते हुए कह रही थी, मेरे मैजिक से विश का रास्ता खुल जाना चाहिए, तो मुझे दिखाओ, मुझे सोड के लिए बिल्कुल नई दुनिया दिखाओ। जरा सोचो, एक अकेली किताब जो पूरी तरह से खुल चुकी है। जिसके बाद विल अपने पास्ट की बातों को याद करने के साथ साथ उस किताब में से विश की सोड को बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है, याद करो, उसे ढूंढो, उस गहराई से अंकित करो, आज तक पहुंचने के लिए तय किए गए रास्ते को फिर से याद करो, उन जरूरी हिस्सों को याद करो जिनकी तुम्हें अभी जरूरत है। इसी के साथ मेमोरी चार्ज पूरी हुई, TRS विश रिलोड। इसी के साथ विल की सोड पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी एक आंख का कलर पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद कटरूज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ कोलेट हैरान होते हुए कहती है कि ब्लेड ऑफ लाइट नहीं, यह तो आइस ऑफ दी मैजिक है। जबकि दूसरी तरफ कटरूज हैरान होते हुए कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वह अकेले ही विश बनाने में कामयाब रहा। इसी के साथ विस्क्यूजिस ने सीधे उस पर अटैक कर दिया था, जो देखकर विल भी उनका सामना करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। इसी बीच हमें बैकग्राउंड में विल की आवाज आती है, तुमने मुझ पर एक मैजिक किया था लेकिन वह कोई कर्ज नहीं था और हमने उसे एक साथ शुरू किया था, वह मैजिक एक वादे जैसा था, पर अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए शायद तुम खुद से नफरत करने लगी हो। लेकिन यह सही नहीं है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है एल्फी, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुमने मुझे बेहिसाब हिम्मत दी है, इसलिए इस आखिरी समय में मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत बनाए रखो और इस समय मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी आज तक तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। इसी के साथ यहाँ से करंट हालातों की तरफ आ गया था, जहाँ पर विल ने अपने सोड का इस्तेमाल करते हुए एक ही बारे में विस्क्यूजिस को तबाह बर्बाद कर दिया था। अब अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद अल्फारिया के साथ साथ सरिसा के भी होश उड़ चुके थे, लेकिन अरमैन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कहता है, जब वह इसे बाहर से चार्ज करता है तो कमजोर दिख सकता है, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। दूसरी तरफ कैरियल भी उसकी तारीफें करते हुए कह रहा था, फिर भी इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इंटरमीडिएट लेवल के मैजिक से कहीं ज्यादा है, ये देखते हुए मुझे हैरानी होती है। इसी के साथ यहाँ से इनका टोकर अरीना की तरफ आ गया था, जहाँ पर सेकंड विस्क्यूजिस ने अचानक से विल पर अटैक कर दिया था, जो देखकर विल तुरंत ही उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर वो अपने सोड का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन ही उड़ाते हुए कहने लगा, अपनी फीलिंग को इसमें डाल दो, फिर उन्हें अपने सोड में उतार दो। अब अपने सामने इतने शानदार नजारे को देखने के बाद जियो थोर से उतावला होते हुए कहने लगा, मुझे यह पसंद आया। साथ ही साथ सैरिड विन का भी कहना है, मैं तुम्हें पूरे नंबर देती हूँ, तुमने एक स्माइली फेस कमाया है विल। जब वो ऐसा कह रहे थे तभी हम वहाँ पर फिन को देख पाते हैं, जो आते हुए उससे कह रहा था, क्योंकि तुम ही नहीं उसे टावर पर भेजा था, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया है और बस देखती रहो। और हाँ, तुमने काफी अच्छा काम किया है सैरिड विन, या मुझे कहना चाहिए मैजिकल अकेडमी की हेड मिनिस्ट्रेस कैल्ड्रॉन। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सैरिड विन, या मैं कहूँ कैल्ड्रॉन का कहना है, जब मैं इस रूप में होती हूँ तो क्या तुम मुझे सैरिड विन कह सकते हो। वैसे भी खुद पर बुढ़ापा लाने वाला मैजिक करना बहुत थका देने वाला होता है, और सच तो यह है कि मैं अभी भी जवान और जोश से भरी हुई हूँ। और हाँ, तुमको पता है ना, यहाँ पर मेजिस के अलावा किसी और का आना मना है। जिस बात पर एग्री करते हुए फिन हंसने के साथ कहने लगा, ये बताने में थोड़ी देर हो गई है ना एजलेस विच। उसकी इस बात पर सैरिड विन बताती है, इसके अलावा तुम पर्दे के पीछे काम करते रहे हो, तुम वही तो थे जिन्होंने डुवर्फ्स को एक अमेजिंग जेम दिया था, है ना। वैसे सच कहूँ तो मुझे सैरिड विन के बारे में पहले से ही पता था कि वो हेड मिनिस्ट्रेस कैल्ड्रॉन है, लेकिन मुझे फिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो डोनान के रूप में काम कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन सामने का नजारा देखने के साथ कहता है, वह फिफ्थ एलिमेंट का नया यूजर है। वैसे मेरे इतने छोटे से तोहफे के लिए तुम इसे नजरअंदाज तो कर ही सकती हो, है ना। साथ ही साथ उसकी एबिलिटी अभी भी डेवलप हो रही है और अपनी पावर को रिलोड करने के मामले में उसकी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन अभी भी ठीक से नहीं हो पाती है, लेकिन बीस्ट सेंड सिल्वर रिइंफोर्समेंट के साथ ये काफी अच्छे से काम करता है। ये बात सुनकर सैरिड विन निराशाजनक बातें करते हुए कहती है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं और उसकी याददाश्त जा रही है, और मेज वांड इस्तेमाल करने के मामले में विल अब तक बहुत एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी
चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब अकेडमी में 6 साल तक सीखने और बढ़ने के बाद मैं आखिरकार उसे कई तरह की चीजें सिखा सकती हूँ। जबकि फिन सामने का नजारा देखने के बाद बताता है कि क्या तुम ही हमें वह अनजान चीजें दिखाओगे जिसकी तलाश सैरिडविन को है, और मुझे यह देखने का बेसब्री से इंतजार है। इसी के साथ विल ने आखिरी वाले वे एक्सक्यूजेस को नेस्ता नाबूद कर दिया था, जो देखकर कटरूज परेशान होते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, 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 ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डार्क फैक्शन विल के स्वॉर्ड को देखने के बाद कहते हैं कि वह आउटफिट ऐसा नहीं हो सकता, डुओप्स ऐसा कोई चीज बना ही नहीं सकते। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शियोन का कहना है, तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। पर विल के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद एल्फारिया, कोलेट और लियाना के मुंह खुले के खुले रह गए थे। नीचे की तरफ विल की स्वॉर्ड वापस पहले जैसे हो चुकी थी, जो देखते हुए विल अपने मन में कहा कि वह अपने असली रूप में वापस आ गया है। जब मैं इसे खुद चार्ज करता हूँ तो रेगुलर चार्जिंग की तुलना में इसकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे केयरफुल तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा। जबकि कटरूज अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। साथ ही वो गुस्सा करते हुए कहता है, कभी नहीं, हमें अभी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और हम ऐसी चीज को मैजिक नहीं कह सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद क्लैरिसेरा का कहना है, कटरूज अब तुम सिर्फ बाल की खाल निकाल रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए कटरूज बताता है कि किस तरह अगर इस अनजान चीज के बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका तो क्या उसे खुद को मेज कहने की इजाजत दी जानी चाहिए। और क्या पता वह स्वॉर्ड कोई मैजिक आइटम हो। वैसे भी ब्लूम के दौरान मैजिक वॉन्ड के अलावा किसी दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सख्ती से मना है। भले ही हम ये मान ले कि उसने रूल का वायलेशन नहीं किया है, फिर भी विल सरफोर्ड की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। इस पे तो आर्मिन पूरी तरह से एग्री था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर बोर्गुन्स का कहना है, लेकिन अगर उसने अपने स्वॉर्ड को ही वॉन्ड मान लिया हो। जो सब जानने के बाद डार्क फैक्शन लोग का कहना है, जो भी हो यह सच है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसकी तह तक जाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस भड़कने के साथ कह रहा था, वह इतनी दूर तक आ गया है और वह अभी भी बहस कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए सरिसा बताती है, इससे पता चलता है कि वह विल सरफोर्ड को कितना अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। यहाँ तक कि हर फैक्शन के बड़े मेजिस भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसे कैसे निपटाया जाए। फिर वो अपने मन में कहने लगी, इस जगह पर सिर्फ मागे वेंडर ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो टावर के सबसे ऊंचे ओहदे पर हैं। लेकिन विल सरफोर्ड और लेडी अल्फारिया के बीच परिवार जैसा रिश्ता होने के कारण यह पक्का है कि वह जो भी करेगी उसे पार्शियलिटी माना जाएगा। इससे पहले कि लेडी अल्फारिया का गुस्सा फूटे, क्या किसी और मागिया वेंडर को अपना साथी बनाने का कोई तरीका है। उन सब की ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद जियोथोर्सिया सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम उस आदमी की असलियत देखना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका है ना? ओए बदतमीज लड़के, एक बार मुझे दिखाओ कि तुम मेरे वार को झेल सकते हो। अगर तुम इसे झेल गए तो मैं तुम्हारे लिए सबूत बनूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल अपने मन में कहने लगा था, क्या ये छोटा सा स्पेल है या कमजोर लाइटनिंग वाला मैजिक। लेकिन अल्फारिया उसे वहाँ से भागने को कह रही थी, जिसके बाद जियोथोर्सियस ने जलगिया सागा से उस पर अटैक कर दिया था और वो अटैक सीधे विल की तरफ ही आना शुरू कर देता है। अब इतने बड़े अटैक को अपनी तरफ आता देखकर विल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो अपने मन में कहा कि इसे रोका नहीं जा सकता, उससे बचा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा, पर जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी अचानक से उस पर वो अटैक आकर लग जाता है, जो देखकर अल्फारिया की चीखें निकल रही थी। साथ ही साथ वहाँ के सारे लोग एकदम घबरा गए थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस धुएं में से विल सही सलामत बाहर की तरफ निकल आया था। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होते, क्योंकि विल ने जियोथोर्सियस के अटैक को अपने स्वॉर्ड में पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। अब ये देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बारे में हमें फिन से पता चलता है, उसने उस मैजिक को खा लिया। जैसे ही वह मैजिक उसको लगा, उसने अपने स्वॉर्ड से उसे अब्सॉर्ब कर दिया ताकि उसका असर आधा हो जाए। बेशक वह उसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए जियो के जबरदस्त लाइटनिंग ने विल की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को झुलसा दिया। लेकिन उसने यह साबित कर दिया है कि वह ऐसे जानलेवा हमलों को भी झेल सकता है, जिसे ना तो रोका जा सकता था और ना ही बचा जा सकता था। जो सब देखने के बाद जियोथोर्सियस मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम बच गए छोटे बदमाश। तुम सबने देखा ना मागिया वेंडर्स, वह मेरे अटैक झेलने के बाद भी सही सलामत खड़ा है। इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है। और मैं तुम्हें मानता हूँ, तुम्हारी जगह सबसे नीचे नहीं बल्कि टॉप फ्लोर पर होनी चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कटरूज उसको समझाने लगता है, प्लीज इंतजार करो लॉर्ड जियो, ब्लूम एक होली इवेंट है जहाँ सभी फैक्शन एक साथ तय करते हैं और इस तरह के तरीके से आगे बढ़ने के लिए। ये बात सुनकर जियोथोर्सियस उसके पास जाते हुए कहता है, तो फिर तुम भी मुझसे एक शॉट ले सकते हो, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह ये कर ले और तुम ना कर पाओ। अगर तुम इससे बच नहीं पाए तो तुम्हारी सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी।
कि चश्मा पहनने वाले बेवकूफ। अब ये सुनकर कटरूज को पसीना आने लगा था। साथ ही वो खुद को संभालते हुए कहता है, मैं विल सरफोर्ड के यहाँ होने के अधिकार को एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ क्लैरिसिरा कह रहे थे, विल सरफोर्ड तुम ऑफिशियली तौर पर किसी भी फैक्शन में शामिल होने के काबिल हो। यहाँ तक कि एल्फी अपने सीट से उठते हुए काफी तेजी से भागने के साथ विल को सीने से लगा लेती है, जो देखकर विल थोड़ा हैरान हो गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को इतना करीब देखकर कोलेट का दिमाग खराब हो चुका था। दूसरी तरफ एल्फारिया भावुक होने के साथ उसको बताती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। जो सुनने के बाद विल बोला कि प्लीज माफी मत मांगो एल्फी, बल्कि मुस्कुराओ, मैं यहाँ हूँ, मैं वही हूँ जहाँ तुमने इतने समय तक मेरा इंतजार किया है। फिर हम उनके पास्ट की जिंदगी को देखने लगते हैं, जहाँ पर विल जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, एल्फी मैं वादा करता हूँ कि मैं टावर पर पहुँच के रहूंगा, तो चलो एक सूर्यास्त देखते हैं। फिर उसको एल्फी बताती है, मैं इंतजार करूंगी चाहे कितना भी समय लगे। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए कहने लगे, मैंने बहुत समय से तुम्हारा इंतजार किया है। और वहाँ पर ये रोमांटिक सीन चल ही रहा था। तभी क्लैरिसिरा कबाब में हड्डी बनते हुए कहने लगे, सच में पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन विल सरफोर्ड तुम किस फैक्शन में शामिल होंगे? जो सुनकर विल बता नहीं वाला था कि मैं एल्फी के साथ शामिल होने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जियोथोर्जियस उसकी बातों को काटते हुए अपने कब्जे में ले चुका। साथ ही वो उससे कहता है, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब ये सुनकर एल्फारिया का दिमाग खराब हो चुका था। साथ ही साथ वो अपनी पावर को अनलीज करते हुए कह रही थी, तुम ये क्या कह रहे हो और क्या तुम माहौल को समझ नहीं पा रहे? विल मेरे साथ जाना चाहता है। वैसे क्या तुम चोर हो, क्या तुम प्रेमी हो, क्या तुम धर्म विरोधी हो, क्या तुम अपराधी हो? अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल परेशान होते हुए समझाने लगता है कि एल्फी चिंता मत करो। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही जियो उसको झटके देने लगता है, लेकिन विल अभी भी शांत नहीं हुआ था, जो देखकर वो उसको एक और झटका देता है। पर विल अभी भी हार ना मानते हुए बोलने ही वाला था कि मैं उस फैक्शन में शामिल होने वाला हूँ, पर उससे पहले ही वो उसको इतने झटके देता है कि विल आखिर में बेहोश ही हो गया था। जिसके बाद जियोथोर्जियस उसको संभालते हुए विल के बदले कहता है, क्या सच में तुम मेरे फैक्शन में शामिल होना चाहती हो? तो फिर तय हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्फारिया सीरियस होने के साथ उससे कहती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे और विल को तुरंत रिहा करो। अब अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद कोलेट को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके जवाब पर उसकी दोस्त बताती है, मुझे लगता है कि यह हेड हंटिंग वाली बात है। जो सब जानने के बाद कोलेट हड़बड़ी में कह रही थी, रोज अगर ये सच है तो क्या अर्थ फैक्शन को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? विल सच में काफी कमाल का है, ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि मैं भी उसके साथ टावर में रहना चाहती हूँ। नीचे की तरफ एल्फारिया इरिटेट होने के साथ कह रही थी, जियो तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम तो कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते थे। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए जियोथोर्जियस बताना शुरू करता है, मैंने ये तय कर लिया है और मुझे वो चाहिए, बस इतना ही। वैसे क्या ये साफ नहीं है और तुम चाहत को बांध कर नहीं रख सकते, मेरा यही उसूल है। वैसे चाहे दौलत हो या शराब, औरत हो या मर्द, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे चाहिए और मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं खुद जैसा नहीं रहूंगा। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनने के बाद उसका वो सर्वेंट कह रहा था, वाह कितनी सुंदर और लॉजिकल सोच है। दूसरी तरफ एल्फारिया अपना एक क्लोन विल के करीब भेजते हुए कहती है, क्या इत्तेफाक है, और विल एक ऐसी चीज है जो मैं किसी को नहीं देना चाहती और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। तो विल अब कौन सा फैक्शन सेलेक्ट करेगा ये तो अब उसके हाथ में नहीं है। इसी वजह से जियोथोर्जियस और एल्फारिया आपस में ही लड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि विल को अपने साथ कौन ले जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए भर भर के कमेंट कर दो, साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।